यस। गुड इवनिंग एवरीवन। सो हम क्या पढ़ रहे थे? हम बोहर्स थ्योरी पढ़ रहे थे। ओके, आज ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। दिस इज द लास्ट क्लास फॉर बोहर्स थ्योरी। ठीक है, 3-4 क्लासेस इसकी हो चुकी हैं और ये काफी छोटा था। ये खत्म हो जाएगा। आज सिर्फ 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं आपके। ठीक है, एंड सो इट्स ऑलरेडी 8:05। हम स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में, जस्ट क्विक रिवीजन कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने मॉडल्स देखे थे। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा डाल्टन्स के लॉ, या डाल्टन्स का पॉस्टुलेट, नॉट लॉ। ठीक है, पॉस्टुलेट्स। देन हमने देखा थॉमसन का मॉडल। ठीक है, फिर हमने देखा रदरफोर्ड का मॉडल। उसके बाद हमने क्या देखा? बोहर्स का मॉडल, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये मॉडल था। उसके बाद हमने देखा कि इन्होंने एनर्जी एंड रेडियस कैसे कैलकुलेट की थी। ओके, उसके बाद आज हम देखेंगे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। उसके बाद हम देखेंगे सोमरफील्ड का मॉडिफिकेशन, क्योंकि हम लिमिटेशंस भी ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, सो आई एम erasing this and coming to that portion. ओके, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि ये इम्पोर्टेंट है कि आपने यहाँ पर रेडियस का कैलकुलेशन कैसे किया था। तो आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग निकाला था। उसके बाद आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखा, दोनों को इक्वेट किया था। इक्वेट करने के बाद आपने जो एम वी आर, एन एच इक्वल्स टू एम वी आर अपॉन था, उसको एन एच अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू एम वी आर को रीअरेंज किया, जिससे वी की वैल्यू निकाली थी। उसके बाद आपने दोनों साइड स्क्वायरिंग की, उसके बाद एम का मल्टीप्लिकेशन किया था। तो यहाँ भी आपको एम वी स्क्वायर मिल गया था, और जब आपने ये दोनों फोर्सेस को इक्वल किया था तो यहाँ पर भी आपको ये एम वी स्क्वायर मिल गया था। फिर आपने इन दोनों को इक्वेट किया, आपका रेडियस का फॉर्मूला आ गया था। और एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को ऐड करके मिली थी। तो मैंने आपको बोला था जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ रही है, एनर्जी लेवल्स का जो सेपरेशन है वो कम हो रहा था, है ना। और इस कम होने के कारण हमने इस फेनोमेना को कहा था कन्वर्जेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स। ठीक है, अब इसी चीज को हम आगे देखेंगे कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम और बोहर्स की थ्योरी। ठीक है, तो क्या होगा, अभी हम देखते हैं कि जब भी कोई गैस, ठीक है, जैसे कि ये आप किसी फ्लेम पे, ठीक है, ये फ्लेम है यहाँ पे, इस पे आप किसी गैस के वेपर्स या किसी केमिकल सब्सटेंस को यहाँ पर हीट कर रहे हो। ठीक है, तो इससे जो आपके वेपर्स निकलेंगे, ठीक है, या इससे जो लाइट एमिट होगी किसी केमिकल सब्सटेंस को हीट करने पर, अगर आप उस लाइट को पास करते हो प्रिज्म से, ठीक है, इस प्रिज्म से पास करते हो और आप यहाँ सामने कोई स्क्रीन लगा देते हो, तो इस स्क्रीन पर एक स्पेक्ट्रा बनेगा। इस स्पेक्ट्रा को आप बोलोगे लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब 2 टाइप के स्पेक्ट्रा बेसिकली होते हैं, एक होता है एमिशन और एक होता है एब्जॉर्प्शन। तो एमिशन स्पेक्ट्रा का ही एक टाइप है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब आप जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा, क्योंकि जो लाइंस ये अलग अलग हैं, ये ऐसी नहीं मिलेंगी, एक पूरा आपको बैंड मिलेगा, ठीक है, कलर्स का, सेपरेटेड लाइंस नहीं मिलेंगी। तो वो होता है आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो एमिशन का ही टाइप है आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम।
ठीक है, एक होता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन मैंने आपको बताया था, जब इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। उस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी से जो स्पेक्ट्रा मिलता है आपको, वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। बट लाइन स्पेक्ट्रा के लिए कंडीशन इज कि हॉट मोनो एटॉमिक गैस होनी चाहिए, हॉट होनी चाहिए। ठीक है, और जब आप एब्जॉर्प्शन की बात करते हो तो एब्जॉर्प्शन में आपको सॉलिड, हॉट सॉलिड को लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज थी स्पेक्ट्रा के बारे में। अभी हम आगे की बात देखते हैं। तो इस स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया बोहर ने, और बोहर ने अपनी थ्योरी दी। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि क्या बोला उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि ये जो स्पेक्ट्रा मिल रहा है, इस पे जो लाइंस मिल रही हैं, इन लाइंस की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। ठीक है, एंड जैसे ब्लू मिल रही है उसकी कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो ऑन केयरफुल एग्जामिनेशन उन्होंने ये पाया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स जो होता है, उसमें अगर एन की वैल्यू कम है, मतलब लोअर लेवल है, तो आपको एनर्जी जो लाइंस हैं वो अलग अलग मिल रही हैं। एंड डिस्क्रीट मतलब होता है सेपरेट, अलग अलग। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो या फ्रीक्वेंसी बढ़ती है या एन की वैल्यू बढ़ती है, तो आपको जो कंटिन्यूस बैंड ऑफ स्पेक्ट्रा मिलता है। ठीक है, ये उनका स्पेक्ट्रा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी आप यहाँ पर देखोगे, ये बहुत अच्छा डायग्राम है जिससे आपको समझ आएगा। यहाँ पे एनर्जी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। ठीक है, और यहाँ पे आप जो सेपरेशन देखोगे वो कम होता जा रहा है। तो इन दो के बीच, इन दो जो लाइंस हैं, इन दो का सेपरेशन ज्यादा है। इन यहाँ की जो पिफन सीरीज मिल रही है आपको, इनका सेपरेशन कम है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला उन्होंने दिया, किस लिए दिया? ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा है। ठीक है, जो लाइन स्पेक्ट्रा देता है। हीलियम का स्पेक्ट्रा पढ़ोगे अलग मिलेगा, नाइट्रोजन बैंड स्पेक्ट्रा देता है, सारे एलिमेंट्स अलग अलग देते हैं। यहाँ बात हो रही है मोनो एटॉमिक हॉट गैस जब पास होगी तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोहर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात की है। ठीक है, तो जब आप देखोगे तो जो फॉर्मूला दिया गया है वेव नंबर को कैलकुलेट करने का, नाउ एक बात और कि वेवलेंथ, ठीक है, का इनवर्स होता है वेव नंबर। तो ये वेव नंबर हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर पाते हैं। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है 1/λ। तो ये फॉर्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको आगे पता चलेगा कि वेव नंबर इक्वल्स टू होता है आर, जो रेडबर्ग कांस्टेंट है, 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये n1 हर एक सीरीज के लिए फिक्स्ड होता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइमन सीरीज तो n1 उसका फिक्स्ड होगा, सिर्फ n2 वेरी करेगा। बालमन सीरीज n1 फिक्स्ड होगा, n2 वेरी करेगा। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये वेरी कैसे करता है। ठीक है, और इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ये आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे जो ये है आर की वैल्यू है वो है रिडबर्ग कांस्टेंट, क्योंकि रिडबर्ग साइंटिस्ट ने दी थी इसलिए उनके नाम पे है। तो आप देखोगे आर की वैल्यू है 1.09 इंटू 10⁻7 पर मीटर, और ये आपको याद रखनी है। ठीक है, यही चीज उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है कि जैसे जैसे आपका फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन कन्वर्ज होने लगती है और आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मिलता है। तो आप देखोगे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बाल्मर सीरीज आपको कहाँ पर मिलती है, तो आप याद रखो बाल्मर सीरीज आपको विजिबल पोर्शन में मिलती है, और लाइमन सीरीज ही है एक सिर्फ ऐसी जो आपको यूवी रीजन में मिलती है। ठीक है, और आप देखोगे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो आपको डिक्रीजिंग वेवलेंथ में वो जमा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो गामा रेज की लास्ट में होती हैं और सबसे पहले कोई और रेज होती हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा। एंड वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करो या वेवलेंथ के, एक ही बात होगी। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस, दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पर m एंड n इंटीजर्स है, दे आर फिक्स्ड फॉर ए गिवन सीरीज। ओके, अब एक बात और आती है कि क्लासिकल फिजिक्स जो थी, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है उन्होंने कि क्लासिकल फिजिक्स जो थी वो ये स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन करने में
नॉट वेरी सक्सेसफुल, ओके, इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। बट बोहर ने काफी हद तक इस चीज को समझाया कि लाइंस जो है वो सेपरेट लोअर फ्रिक्वेंसी पे क्यों मिल रही हैं, हायर फ्रिक्वेंसी पे क्यों कंटिन्यूस मिल रही हैं। तो उनके फॉर्मूले से ये चीज हमें समझ आती है कि ऐसा क्यों होता है। तो उनका जो फॉर्मूला है वो ये है, दिस दिस इज द फॉर्मूला जिसको मैंने हाईलाइट किया है। अब ये आया कैसे, कभी कभी ये डेरिवेशन आ जाता है आपको, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे आया है। ठीक है, अभी हमने एनर्जी की वैल्यू जो निकाली थी वो हमें पता थी कि एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी एन के। तो एनर्जी जो थी -ZE² थी, ZE4, ओके, ZE4, देखो, Z²E4 एंड M, ठीक है, अपॉन में था H एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे N² था, है ना। तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं N1 का स्क्वायर, क्योंकि हम पहले पहले ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी E1 मेंशन कर दो, क्योंकि एनर्जी फर्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं। अब एनर्जी 2 लेवल की बात करेंगे तो पूरा ये यहाँ पे सेम आ जाएगा, मैं लिख नहीं रही हूँ, और यहाँ पे N2 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, नाउ व्हेन यू कैलकुलेट द डिफरेंस, जब इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो डेल्टा E क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। तो E2 और फिर माइनस, और ये ZE² वाला टर्म लिखोगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसलिए लास्ट में फॉर्मूले में आपको N1 पॉजिटिव मिलता है, और N2 जो स्टार्टिंग में नेगेटिव था, देखो ये नेगेटिव था, वो बाद में जाके नेगेटिव ही रहता है, और जो माइनस माइनस था N1 का वो प्लस हो जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व किया, ये पूरा कॉमन आ जाएगा आपका, क्या क्या, ZE²E4M एट 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एंड H² आपका पूरा कॉमन आ गया, बचा क्या, N1 N2 बचा। तो ये बहुत ही इजी है। और सिर्फ ये अगर आता है आपको कि डिराइव फॉर द फॉर्मूला ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट या वेव नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे, या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला लिखना है, ठीक है ना। एनर्जी, क्योंकि मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, ये सारी चीजें याद करने वाली हैं, ZE²E4/M, कि आपको याद ही करना पड़ेगा। तो आप ये करोगे, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका ये फॉर्मूला जो है वेव नंबर इक्वल्स टू आर एच फॉर रेडबर्ग्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं, Z²E4M, ठीक है। इससे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा 1/N1² माइनस 1/N2²। एंड N1 मैंने जैसे आपको बोला हर सीरीज के लिए फिक्स्ड है, तो ये देखो, ठीक है, ये देखो यहाँ पर N1 इज फिक्स्ड फॉर लाइमन सीरीज के लिए 1 होगा, बाल्मर के लिए 2 होगा, पाशियन के लिए 3 होगा, ब्रैकेट के लिए 4, पी फंड के लिए 5। लाइमन, बाल्मर, पाशियन, ब्रैकेट, पिफन, पास सीरीज। अब N2, जैसे यहाँ N1 1 है तो 2 3 4, ठीक है, ब्रैकेट के लिए N1 2 है तो जितना बचा हुआ है वो सारा N2 हो जाएगा। याद कैसे रखनी है कोई भी चीज को, कि अगर लाइमन सीरीज में होगी तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी लेवल से आ रहा हो, किसी भी लेवल से, अगर वो फर्स्ट लेवल पे आएगा, किसी भी हायर लेवल से आ रहा हो, अगर वो फर्स्ट लेवल पे आके गिरता है या रुकता है तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो लाइमन सीरीज होगी। अगर N2, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी लेवल से आ रहा है, अगर वो सेकेंड लेवल पे आता है तो बाल्मर सीरीज मिलेगी, अगर थर्ड लेवल पे आता है तो ब्रैकेट पाशियन सीरीज मिलेगी, फोर्थ पे आता है तो ब्रैकेट, एंड फिफ्थ आता है तो पिफन सीरीज आपको मिलेंगी। एंड दिस इज व्हाट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन हियर, ठीक है ना। एंड इतना ही आपको पढ़ना है बोहर्स के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में। तो ये चीज इन्होंने बताई भी हुई है कि पहले भी यही चीज बताई कि आप यहाँ पर देखोगे एनर्जी और फ्रिक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है, तो आपकी एनर्जी भी बढ़ रही है और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी भी बढ़ रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो सेपरेशन है बिटवीन द लाइंस क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। और जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ रही है, N1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे जैसे बढ़ रही है सेपरेशन कम होता जा रहा है। ओके, एंड ये फॉर्मूला से भी समझ आ रहा है हमारा, क्योंकि N1 तो फिक्स है, N2 आप देखोगे तो N2 किस लेवल को डिनोट कर रहा है, बाहर वाले शेल को डिनोट कर रहा है ना।
एक क्वेश्चन भी है यहाँ पे बहुत अच्छा कि एनर्जी और फ्रिक्वेंसी का कैसे रिलेशन है। तो यहाँ पर उन्होंने समझाया भी है कि द इलेक्ट्रॉन जो आउटर लेवल पे है वो हायर एनर्जी पे है। तो क्या होगा, जैसे जैसे N2 बढ़ रहा है E2 भी बढ़ रहा है। इसीलिए कि E1 कांस्टेंट है मतलब N1 भी कांस्टेंट है। एंड इसी रिलेशन के कारण आपका, आप देखोगे कि ऐसी सीरीज आप वो मिलती है। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ओके। तो ये आपका था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, ये कुछ वैल्यूज उन्होंने कैलकुलेट करके दी है। अच्छा, एक बात और, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये उन्होंने, आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है कि आपको अगर किसी गैसियस एटम में से, ठीक है मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ, अगर कोई गैसियस एटम है, ये न्यूक्लियस है इसका, इसमें से अगर आपका ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी, ठीक है, वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी गैसियस एटम में से। ओके, तो N2 अगर आपका इन्फिनाइट है, दैट इज इफेक्टिवली, इसका मतलब N2 इन्फिनाइट है, इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स है अब उतना है ही नहीं। ठीक है, तो द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। और N2 इन्फिनाइट है, इसका मतलब कि अब इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस ही नहीं है, कि न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है ना। And this is known as ionization energy. In simple terms, ionization energy is the energy which is needed to remove electron from outermost shell. अच्छा, अब ये अपन बढ़ चुके थे, ठीक है, कि इसके limitations क्या थे। अभी हम पढ़ेंगे जस्ट छोटा सा एक टॉपिक जो कि सोमरफील्ड का मॉडिफिकेशन है। तो ये क्या है इन्होंने बोला, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सोमरफील्ड ने बोला, जैसे बोहर ने क्या बोला था, बोहर ने बोला कि अगर कोई ऑर्बिट है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, इस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फर्स्ट शेल की रेडियस को A0 बोला। दीज आर व्हाट, दीज आर सर्कुलर ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। इसकी एनर्जी फिक्स है, एंगुलर मोमेंटम फिक्स है, NH अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। ठीक है, ये सब उन्होंने बोला। बट सोमरफील्ड ने क्या बोला, सोमरफील्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं, इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। अब इलेप्टिकल ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व करता है तो उन्होंने बोला न्यूक्लियस या तो इस एक पॉइंट पे हो सकता है या एक इस पॉइंट पे हो सकता है। तो अगर इस पॉइंट को आप न्यूक्लियस मानो और सर्कुलर ऑर्बिट्स ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा ड्रॉ करोगे, अगर इसको मानोगे तो इधर ड्रॉ कर सकते हो। मान लो मैंने इसको इधर माना, ठीक है, तो क्या होगा। अब एक बात, जैसे मैंने आपको बोला था कि सोमरफील्ड का मॉडिफिकेशन सिर्फ ये है कि उन्होंने बोला जैसे कि आपके जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में। ठीक है, अब जो बोहर का केस था कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, वो इलेप्टिकल ऑर्बिट का स्पेशल केस है। अब स्पेशल केस कैसे है वो मैं बताती हूँ। तो बस इनकी थ्योरी इतनी सी ही है कि उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन इलेप्टिकल ऑर्बिट। नाउ इस इलेप्टिकल ऑर्बिट्स के दो फोकाई हो सकते हैं। अब एक फोकाई को आप फोकस करोगे तो क्या होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि ये उनका ही डायग्राम है, सोमरफील्ड का ही डायग्राम है। और ये भी उन्हीं का डायग्राम है जो बी वाला है, जिसमें मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस उन्होंने डिनोट किया है। अच्छा, उन्होंने ये बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो क्या होगा, रेडियस तो कांस्टेंट है बट एंगल चेंज होगा। ठीक है, जब सर्कुलर ऑर्बिट में था तब रेडियस कांस्टेंट थी, एंगल चेंज हो रहा था, बट इलेप्टिकल ऑर्बिट में आपका रेडियस और एंगल दोनों चेंज होगा। ठीक है, अब जब दोनों एंगल और रेडियस दोनों चीज चेंज हो रही हैं तो आपको इन दोनों चीजों को जो बोहर का मॉडल था, एनर्जी का फॉर्मूला था, उसमें ऐड तो करना पड़ेगा ना, वरना कैसे इनकी थ्योरी एक्सेप्टेबल होगी। तो सोमरफील्ड ने ये बोला कि अगर इलेप्टिकल ऑर्बिट है, उसमें अगर आप मोशन देखोगे इलेक्ट्रॉन का, तो आपको उसमें दो टर्म्स डिफाइन करने पड़ेंगे। और वो दो टर्म्स होंगे आपके, एक होगा रेडियल क्वांटम नंबर और एक होगा एजिमिथल क्वांटम नंबर।
तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को अपन एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने एजीमुथल को के से डिनोट किया है। तो पहले इसको के से डिनोट करते थे, बट अब रिसेंट टाइम्स में इसको एल से डिनोट करने लगे हैं, ठीक है। और जो रेडियल क्वांटम नंबर है, कौन सा रेडियल क्वांटम नंबर है, उसको आप एन आर से डिनोट करते हो, ठीक है। एंड तो ये चीज उन्होंने बोली। एंड ये दोनों चीजें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड कैसे हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड कैसे है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल्स टू रेडियल क्वांटम नंबर प्लस एजिमुथल क्वांटम नंबर। और जो एन अपॉन के का जो रेशियो होगा, मतलब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का जो रेशियो है, वो एन और के रेशियो के प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। तो किसी भी गिवन एन की वैल्यू के लिए के की वैल्यू कितनी हो सकती है, के की वैल्यू मतलब एजिमुथल की बात कर रहे हैं या माइनर एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो वो कितनी हो सकती है, 1 to n। एन क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अ, अगर एन की वैल्यू 4 है, तो आपकी के की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से लेके एन, मतलब 1 2 3 4। तो आपको क्या करना है, एन अपॉन के का रेशियो रखते जाना है। अब एन अपॉन के का रेशियो रखोगे तो कैसे होगा, देखो एन की वैल्यू 4 है और इसके लिए के की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 to n। तो एन 4 है तो 1 2 3 4। अब एन बाई के का रेशियो निकालना है, तो एन बाई के का रेशियो कैसे निकलेगा, एक तो ये हो सकता है कि 4/1, 4/1 हो सकता है, एक हो सकता है 4/2, एक हो सकता है 4/3, एक हो सकता है 4/4। तो ये जो 4/4 आपका आएगा, इसका मतलब क्या है कि एन और के दोनों बराबर है, दोनों बराबर है ना, एन आर और के दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेप्टिकल ऑर्बिट तो ये हुआ ही नहीं, है ना। और इलेप्टिकल ऑर्बिट नहीं हुआ मतलब ये सर्कुलर ऑर्बिट को करस्पॉन्ड कर रहा है। और यही केस जिसमें एन अपॉन के या एन और के दोनों बराबर हो जाते हैं आपके, उसको आप बोलते हो बोहर्स का सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो बस यही है सोमरफील्ड का मॉडिफिकेशन, जिसमें उन्होंने एजिमुथल क्वांटम नंबर और रेडियल क्वांटम नंबर को क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एनर्जी का जो फॉर्मूला था, बोहर्स की एनर्जी जो थी वो बिल्कुल सही थी, ठीक है। बस इन्होंने क्या कर दिया है, एनर्जी इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर E4m अपॉन के प्लस एन आर को ऐड कर दिया है, और एच स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये टर्म ऐड कर दी है बस। और इस टर्म के ऐड होने से भी जब आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे, एनर्जी के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता। इसलिए समरफेल्ड का मॉडिफिकेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आज भी सिर्फ और सिर्फ बोहर का मॉडल एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इनके इंट्रोड्यूस करने के बाद भी, इनके इनने जो दो टर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं, इसके इंट्रोडक्शन के बाद भी एनर्जी के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं हुआ है। और एनर्जी वैसे ही कैलकुलेट होती है जैसे बोहर्स ने अपने फॉर्मूला दिया था। तो दिस इज व्हाट दिस मॉडिफिकेशन टेल्स यू। एंड ये कभी कभी आपको आ जाता है कि सोमरफील्ड का मॉडिफिकेशन क्या है, ठीक है। सो एनर्जी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, जो हमने देखा था E is inversely proportional to n, but it is also dependent on azimuthal number and radial quantum number, and this is what Sommerfeld modification was। ये देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसको आप के से डिनोट करते थे, सोमरफील्ड ने के से बोला था, वो लेटर एल से डिनोट होने लगा। और अभी भी आप देखोगे तो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता क्या है, पता है आप लोगों को, एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, इट इज व्हाट, शेल को डिनोट करता है ये। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अगर 0 है तो एस शेल है, पी है, डी है, एस पी डी एफ। तो ये है एजिमुथल का क्वांटम नंबर, एल की वैल्यूज, ठीक है। एंड और बाद में जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन किया था। तो जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट कुछ नहीं है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात होती है यहाँ पे कि स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट हो जाती हैं,
अगर हम एटम्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, तो जीमन इफेक्ट हमें मिलता है। एंड दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दिस चैप्टर, बोहर्स थ्योरी। और इसके नेक्स्ट क्लास में, डेट इज टुमारो, कल हम सिर्फ और सिर्फ इसके क्वेश्चंस करेंगे और मैं आपसे पूछूंगी कि आपको कितना समझ आया है। तो अभी तक तो क्लासेस आप लोगों ने कर ली, ठीक है, 4-5 क्लासेस हो गई। और जिसको समझ नहीं आ रहा है उसको फर्स्ट लेक्चर से देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि अगर आप एक क्लास भी मिस करते हो तो आप लेक्चर तो बाद में जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे डले हुए हैं। बट वो लिंक आपकी टूट जाएगी तो आपको आगे की चीजें समझ नहीं आएंगी। आई थिंक कि आधे घंटे तो आप दे ही सकते हो क्लास को, ठीक है। और किसी ने कल कल या लास्ट क्लास में वीडियो ऑन किया तो बस ऐसे ही बेड पे बैठ के देख रहे हैं, ऐसे नहीं होती पढ़ाई, ठीक है। अगर मैं बैठी हूँ तो मैं भी यहाँ पे टेबल लेके, लैपटॉप लेके, कॉपी पेन लेके बैठती हूँ कि आप लोग को समझाना है। तो आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठा करिए, ठीक है, वरना आप लोग को समझ नहीं आएंगी चीजें। केमिस्ट्री टफ इसलिए है क्योंकि हम पढ़ते नहीं है ध्यान से, ठीक है ना। क्वेश्चंस अगर मैं आपको करवाऊंगी तो मैं यहाँ पे लिखूंगी तो आप लोग को भी तो सॉल्व करके बताना होगा ना। हम्म। बिना उसके नहीं समझ आएगा। और पढ़ाई तभी अच्छे से होगी जब आपके साइड से भी एफर्ट्स होंगे और मेरे साइड से भी होंगे, ठीक है। ये चीज मुझे आप लोगों को बहुत दिन से बोलनी थी, क्योंकि ऐसे तो पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो आप किस लिए पढ़ रहे हो? पास होने, अच्छे से नॉलेज के लिए ना। तो यही चीज अच्छे से पढ़िए आप लोग, ठीक है। इसमें अभी मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया था कि क्या क्या हमने पढ़ा है और क्या क्या मॉडिफिकेशन और सारी चीजें बताई मैंने आपको। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको लेके आऊंगी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से, वो हम करेंगे। उस क्लास में तो एटलीस्ट प्रेजेंट रहें। और उस क्लास में भी ऐसे बच्चे आएंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा है और बोलेंगे मैम हमें समझ नहीं आ रहा, तो उस चीज का मैं कुछ नहीं कर सकती। आप लोग ये समझो, है ना। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको समझाऊं, लेकिन पिछली थ्योरी आपको पता होनी चाहिए न्यूमेरिकल करने के लिए, है ना। सो दिस एंड्स हियर 131 का, दैट इज, ठीक है, 131 का एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग और ये इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी है इसमें। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ब्लॉक 1 का यूनिट 1 खत्म हो गया है। और नेक्स्ट क्लास में इसी के कुछ क्वेश्चंस और मैं आपसे पूछूंगी, तो आप लोग पढ़ के आइएगा। उसके बाद हम ये सारे टॉपिक स्टार्ट करेंगे, या फिर हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो इफ समवन हैज एनी डाउट यू कैन आस्क मी, एंड नाउ दिस सेशन इज ओपन फॉर योर डाउट्स, ठीक है। कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है, आप लोग फ्री हैं। यस।